नमस्कार। वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हम सबका पसंदीदा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। घटना है अगस्त 2023 की और स्थान तमिलनाडु का तिरुनेलवेली जिला। वहां के एक स्कूल में पिछले साल अनुसूचित जाति के 2 छात्रों पर छात्रों के एक समूह ने हमला कर दिया। इसके बाद तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश के चंद्रू की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उसे सरकार को यह सुझाव देने को कहा कि सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में जो जातिगत हिंसा या भेदभाव हो रहे हैं उस पर रोक कैसे लगाई जाए। इसके बाद के चंद्रू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस पर काम करना शुरू किया और कोयम्बटूर, मदुरई समेत कई जिलों में आम नागरिकों, रिटायर्ड कर्मचारियों और तमाम ऐसे नागरिकों और लोगों से बातचीत की और लगभग 2700 से अधिक लोगों से बातचीत के आधार पर 18 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की। अभी 18 जून को के चंद्रू वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। उसमें जो सुझाव दिए हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सुझाव कि छात्रों की जाति उजागर करने वाले जो पहचान है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसे कलावा, जो कलाई में धागा बांधा जाता है या फिर अंगूठी है या फिर टीका चंदन लगाने पर रोक लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। दूसरा कि जो स्कूल के नाम हैं जिसमें जाति सूचक या सरनेम है उसको हटाने का सुझाव दिया गया है। फिर विशेष कानून बनाने को लेकर के इस कमेटी ने सुझाव दिए हैं। सामाजिक न्याय छात्र बल की स्थापना करना और सत्र शुरू होने से पहले छात्रों को विभिन्न कानूनों की जानकारी देना, एक छात्र कल्याण अधिकारी का पद सृजित करना जो अधिकारी रैगिंग या फिर जातिगत हिंसा आदि की निगरानी करेंगे और इस तरह से एम.के. स्टालिन सरकार आगे का कदम उठा पाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हालांकि इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने स्टालिन सरकार को सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी कहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड प्रधानाध्यापक ललन भगत जी और संस्कृति कर्मी एवं शिक्षा जगत से जुड़े बैजू कुमार जी। आज हम बात करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में कि बिहार के स्कूलों में क्या जातिगत भेदभाव हो रहे हैं और यहाँ क्या शिक्षा विभाग या सरकार एम.के. स्टालिन की तरह गंभीर है इन सब मुद्दों को लेकर। तो चलिए हम चलते हैं बैजू जी और फिर ललन भगत जी से समझते हैं, उनसे बात करते हैं। आपने उस रिपोर्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा जो तमिलनाडु की सरकार को एम.के. स्टालिन की सरकार को जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसके बारे में पहले आप बताएं कि क्या है उस रिपोर्ट में, क्या है और उसका क्या आप स्वागत करते हैं या फिर वो सनातन और हिंदू विरोधी जो बताया जा रहा है वो है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। सबसे पहले तो मुझे ये देखना, हम लोगों को देखना चाहिए कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जहाँ विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, विभिन्न भाषा और विभिन्न क्षेत्र के लोग हैं। संविधान में बाकायदा लोकतांत्रिक मूल्यों को सुरक्षित करने के लिए पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ऐसी हालत में कोई भी संस्थान, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या कोई भी संस्थान हो, वहाँ पर किसी प्रकार की जातीय भावना से प्रेरित होकर किसी कर्मचारी, अधिकारी का या संबंधित व्यक्ति का आचरण और व्यवहार नहीं होना चाहिए। आजकल आए दिन सुनते रहते हैं कि उच्च शिक्षण संस्थानों में
जो नए प्रवेश पाने वाले छात्र हैं उनके साथ रैंकिंग के नाम पर जो सामान्य तबके के छात्र होते हैं वो खासकर अनुसूचित जाति के लड़कों पर, पिछड़ी जाति के लड़कों पर या धर्म विशेष के बच्चों पर रैंकिंग के नाम पर आघात करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश को हतोत्साहित करते हैं और बहुत सारी हत्याएं हो रही है। आत्महत्या बच्चे टॉर्चर होकर कर लेते हैं। इस तरह की घटना भारत जैसे लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष देश के लिए काला धब्बा है। ऐसी हालत में स्टालिन साहब की जो तमिलनाडु की सरकार है, उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के चंद्रू साहब को सौंपा और उनके रिपोर्ट को हमने देखा भी। बहुत बारीक तौर पर सिफारिश की गई है कि किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश पाने वाले बच्चे, शिक्षक या उनके कर्मचारियों के साथ ऐसा कोई भी जातीय सूचक या फिर जातीय पहचान कराने वाले चिन्ह जैसे तिलक है, कलेवा है या फिर जो जाति सूचक मतलब ये है, उसको प्रतिबंधित करने की बात किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट या टीचर्स या उसके प्रबंधन की ओर से ऐसी चीज़ों को नहीं होना चाहिए। अगर कोई कॉलेज या स्कूल जाति सूचक शब्दों से पहचान कराया जा रहा है तो वो भी प्रतिबंधित होना चाहिए। जैसे बिहार में अपने मुजफ्फरपुर में देख लीजिए, यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, भूमिहार ब्राह्मण कॉलेजिएट स्कूल। ये जाति सूचक शब्द इंगित कर रहा है। तो ऐसे मामलों को या ऐसी चीजों को आज के देश में, इस आधुनिक परिवेश में जहां संविधान सभी जाति वर्ण के, सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अधिकार दे रहा है, वहां पर सरकारी खर्चे से चलने वाला या फिर निजी तौर पर चलने वाला कोई भी संस्थान अगर जातिगत भेदभाव जनित नाम पहचान रखता है तो निश्चित तौर पर उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मैं इसमें बता दूं कि जो जो कमेटी ने जो सिफारिश की है सरकार से, उसमें एक विशेष कानून बनाने की भी बात कही है कि जो जातिगत हिंसा है और जो जातिगत भेदभाव उसको खत्म करने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। आपने वो बात कही कि जो जातिगत पहचान वाली जो चीजें हैं, जैसे अंगूठी नहीं पहनना है या जो टीका चंदन नहीं लगाना है, लगा के आना है, फिर कलावा नहीं पहनना है, रिस्ट जो बैंड है, वो तो है ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कही है कमेटी ने कि जो स्कूल के लिए चंदा देते हैं या डोनेशन में या जमीन देते हो या फिर पैसे देते हो, उनके जातिगत नाम को भी हटाना है। और फिर एक सामाजिक न्याय छात्र बल का गठन करने की भी बात कही गई है और एक अधिकारी का पद सृजित करने की बात कही गई है, स्कूल कल्याण अधिकारी, जो रैगिंग या जातिगत भेदभाव हिंसा है उसकी निगरानी करने की बात, और यौन उत्पीड़न, ये सब की निगरानी करे। और फिर सत्र शुरू होने के पहले छात्रों को विभिन्न कानून के बारे में जानकारी दी जाए ताकि वो अवेयर रहे कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो आगे चल के कैरियर में क्या नुकसान होगा। बैजू जी, आप ने सुना जिस विषय पे हम डिबेट कर रहे हैं, तमिलनाडु के उस रिपोर्ट की जो के चंद्रू की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट ने सरकार को सौंपी है, उसको लेकर के आपका क्या आपका मंतव्य क्या है, आपकी राय क्या है? क्या वो सही कदम है? ये आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह एक क्रांतिकारी कदम है। एक इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से भारत में जातिवाद का जहर फैला हुआ, या यूं कहे कि पूरा भारतवर्ष जातिवाद के जहर में डूबा हुआ, तो अतिशयोक्ति नहीं हो। ऐसे में अगर जातिवाद को खत्म करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है या एक शुरुआत भर है इसको माना जाए,
तो इसका स्वागत होना चाहिए मेरी समझ से। कुछ लोग इसको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी कहते हैं, इस कदम को, स्टालिन की सरकार को। अगर अगर समाज में बराबरी की बात करनी है, समाज में सद्भाव स्थापित करना है, समाज में समरसता का रस घोलना है, तो यह कदम उठाना ही पड़ेगा। जो समरसता के विरोधी हैं, जो समानता के विरोधी हैं, वह इसको धर्म विरोधी भी कह सकते हैं और ये कहते रहेंगे, ऐसा चलता रहेगा। तो आप स्वागत करते हैं इसका। तो दूसरी चीज कि आप संस्कृति कर्मी हैं और शिक्षण कार्य से भी जुड़े हैं। बिहार की क्या स्थिति, बिहार के स्कूलों में जातिगत भेदभाव को लेकर के क्या आपका अनुभव रहा है? यहाँ तो छात्रों की बात हुई, यहाँ तो शिक्षकों के बीच, शिक्षक जो पढ़ाते क्या, बहुत सारे शिक्षक तो इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि छोट जात के बच्चों को पढ़ाएंगे तो करके शासक बन जाएगा, अधिकारी बन जाएगा, तो दिक्कत होगी उन्हें। तो इस तरह के भी भेदभाव बिहार के स्कूलों में है। इसको लेके कोई पहल सरकारी स्तर पर नहीं हो रही है। इस तरह की बात तो पूरे स्कूल, बिहार स्तर पूरे स्कूल पर नहीं थोपा जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं इस तरह की बातें नहीं, सभी नहीं, हाँ, मिलती है देखने को, निश्चित तौर पर है। और जातिवाद तो बिहार में है ही, बिहार क्या पूरे भारत का सच है। जब सब कुछ जाति के आधार पर तय हो रहा है, जब जब राजनीति जात के आधार पर तय हो रहा है, सरकारें जात के आधार पर तय बन रही हैं, उम्मीदवार चुनाव में उम्मीदवार जात के आधार पर खड़े किए जा रहे हैं, और जिस सोच और विचार का सरकार बनती है, उस सरकार में आप देखते हैं कि जो आईएएस, आईपीएस या बड़े अधिकारी या थानेदार, बीडीओ, सीओ तक भी जो है एक खास जाति, एक खास समुदाय का दिखने लगता है जब तक वो सरकार में। फिर सरकार बदलती है, फिर दूसरे तरह के अधिकारियों का पदस्थापन होता है। ये वो तो अलग इशू है। हम आज बात करना चाह रहे हैं स्कूलों की, जो सरकारी, बिहार के सरकारी स्कूल हैं, उसमें जो जातिगत भेदभाव या इस तरह की चीजें, मानसिकता है कुछ शिक्षकों में भी, छात्रों की क्या है, उसको समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि है, मानसिकता तो है। जब समाज में होगा तो विद्यालय तक वो जहर जाएगा, और एक सोच है, लेकिन हम सबों को उसमें शामिल नहीं कर सकते। नहीं, सभी को शामिल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। मैं बात कर रहा था ललन जी से, मैं सवाल किया था कि अंबेडकर साहब की जयंती या पुण्यतिथि अगर मनाई जाती है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, तो कुछ शिक्षक होते हैं जो सो कॉल्ड अपर कास्ट के मानसिकता वाले होते हैं, वे अंबेडकर साहब के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। कई शिक्षक तो मनाते नहीं है, कुछ आप एचएम की मजबूरी है, कुछ शिक्षक मनाते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक फूल माला भी नहीं डाल पाते हैं। इस तरह के केसेस बहुत विद्यालय के शिक्षकों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा, क्या ये सच्चाई है? हाँ, यह एक सच है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों को क्या प्रेरित करेंगे, महान विभूतियों के बारे में क्या जानकारी देंगे बच्चों को? बात है, वो क्या प्रकाश डालेंगे? जो संकीर्णता, अगर एक शिक्षक समाज में अगर संकीर्ण मानसिकता का हो जाए, एक डॉक्टर संकीर्ण मानसिकता का हो जाए, एक इंजीनियर संकीर्ण मानसिकता का हो जाए, एक प्रोफेसर संकीर्ण मानसिकता का हो जाए, या एक प्रशासनिक अधिकारी संकीर्ण मानसिकता का हो जाए, तो समाज और प्रशासन कैसे स्वस्थ रह पाएगा? और तो शिक्षक को तो बिल्कुल नहीं, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता बताया गया है, और शिक्षक अगर संकीर्ण हो जाएगा तो इस राष्ट्र का क्या होगा? तो क्या देखते हैं, बदलाव क्या संभव है स्कूल में? अगर इस तरह की मानसिकता के शिक्षक होंगे तो क्या बच्चों में शिक्षा दे पाएंगे? क्या होगा? क्या ये बदलाव संभव है अभी? एक तो सामाजिक आंदोलन, सिर्फ कानून बना देने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा। जरूरत है सामाजिक आंदोलन की, जरूरत है वैज्ञानिक सोच पैदा करने की, समाज में वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने वाले लोगों को बढ़ावा देने की देना जरूरी है। तभी जाकर एक
सकारात्मक वातावरण जो है विद्यालय में भी बनेगा, समाज में भी बनेगा और सब कुछ बदल सकता है। ललन जी, आप सरकारी स्कूलों में लंबे समय तक आपने काम किया है और अब तो रिटायर भी कर गए हैं। एक लंबा अनुभव होगा सरकारी स्कूलों में। बिहार के सरकारी स्कूलों में जो ये तो छात्र की बात हुई, तमिलनाडु में जो कुछ पहल की जा रही है वो छात्रों के बीच जो जातिगत भेदभाव की मानसिकता है उसको लेकर के है। लेकिन बिहार में क्या आपने देखा, आपका अनुभव क्या रहा? क्या छात्रों के बीच ही है या फिर शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनके बीच भी है? देखिए, जहाँ पूरा समाज ही रंगा हुआ हो, उस समाज रंगे हुए समाज से कोई वैज्ञानिक हो तब, शिक्षक हो तब, डॉक्टर हो तब, इवन मैं न्यायालय से जुड़े हुए लोगों का सम्मान करते हुए भी मैं ये कहूँगा कि एक रंग ऐसे समाज से जब वो जाते हैं जहाँ पूरा धर्म और संप्रदाय से जुड़े हुए भावना उनकी होती है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान होने के साथ साथ वो अपने धर्म के प्रति वफादारी के नाम पर या धार्मिक सोच के साथ जुड़े हुए होते हैं। और जो हिंदू धर्म है वो जाति पर आधारित है, इसलिए जाति चाहे वो वैज्ञानिक क्यों ना हो, मगर जब वो शादी करने आते हैं तो अपनी जाति को तरजीह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से किसी संस्थान में अगर कोई शिक्षक कार्यरत है तो उनके अंदर बच्चों के साथ वो भेदभाव लगभग आज के डेट में नौकरी के डर से या फिर सामाजिक न्याय का बोलबाला होने के कारण या उनकी अपनी अच्छी प्रगतिशील सोच होने के कारण बच्चों और शिक्षकों के साथ उस तरह का व्यवहार भले ही ना करते हों, मगर कहीं ना कहीं अपनी जाति के लोगों के प्रति लगाव, अपनापन, एकजुटता, उनके सही और गलत के मुद्दे पर समर्थन करने की भावना रहती है। और जहाँ पर पदस्थापन विभाग के द्वारा और खास जातीय समूह के लोगों का संतुलन बनाए बगैर अगर एक जगह कर दिया जाता है तो फिर उनका वर्चस्व भी होता है बहुत सारे मुद्दे पर। वहाँ पर आप अगर अपने विचार के अकेले हैं तो आपको दबकर रहना होगा, एक सच्चाई है। इस मामले में भी सरकार को सोचना बिल्कुल चाहिए कि जितने सारे पद हैं उन सभी पदों पर एक संतुलन के आधार पर अलग अलग वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बनाते हुए पदस्थापन होना चाहिए, ताकि एक संतुलन बना रहे। एक जाति विशेष के लोगों का किसी खास विभाग में, खास क्षेत्र में, खास संस्थान में जमावड़ा नहीं हो, ताकि दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय या फिर कथित निम्न जाति के लोगों को भेदभाव का मामला सहना पड़े। मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम सवाल बैजू जी से। बैजू जी, अभी लगातार जो सरकार जो है बिहार में बहाली कर रही है, शिक्षकों की बहाली पहले भी हुई है, अभी छठा चरण हुआ, फिर TR1 TR2 TR3 को लेकर के जो कवायद है बीच में कैंसिल हुआ, तो कुल मिलाकर के शिक्षकों की एक भारी संख्या बिहार में ज्वाइन किया है। इसमें आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है, SC ST OBC से बहुत सारे शिक्षक आए हैं, उनको भी जातिगत भेदभाव झेलना पड़ रहा है। जो पुराने लोग हैं, कई शिक्षकों से मेरी बात हुई, तो कैसे क्या लग रहा है ये बदलेगा? चूंकि भागीदारी तो बढ़ी है। ये इससे पहले भी 94 से भी पहले जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जो शिक्षकों की स्थिति थी उसमें सबसे ज्यादा सवर्ण जातियों के शिक्षक थे। लेकिन 94 और 99 की बहाली के बाद वो जो असमानता थी शिक्षकों के बीच, जातिगत जो असमानता थी, उसमें बहुत सारी कमी आई, बहुत सारा बदलाव आया, बहुत सारी स्थितियों में सुधार आया और स्कूलों की व्यवस्था में भी थोड़ी बहुत जो वो सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में भी, और तो बेहतर रहा है। और इधर जो है
TRE 1 या TRE 2 के मार्फत जो शिक्षकों की बहाली हुई बीपीएससी के माध्यम से, तो इसमें भी शिक्षक लोग आए, अच्छे शिक्षक आए हैं, बीपीएससी की परीक्षा फेस करके आए हैं और अच्छे शिक्षक आए हैं। जो भी शिक्षक आए हैं बहुत अच्छे आए हैं और कहीं कहीं पे है इस तरह की बातें हैं, पहले से भी है। और खासकर जो पिछड़ी जाति या दलित जाति से जो भी शिक्षक हो, कर्मचारी हो, उस पर एक टैग ठप्पा लगा दिया जाए कि आरक्षण वाला है। भले ही उसकी मेधा सामान्य कोटि से भी वो आया हो, लेकिन उसके सरनेम से या ठप्पा लगा दिया जाता है कि वह आरक्षण कोटे से आया हुआ है। और आरक्षण कोटे का मतलब या जो है इसमें वो प्रतिभा नहीं है जो ईडब्ल्यूएस वाले जो आते हैं, जिनका कट ऑफ इसी से भी नीचे जाता है, वे आरक्षण वाले नहीं कहलाते हैं क्यों? वे क्यों नहीं कहलाते? यही तो सामाजिक जो विकृतियां हैं कि उसमें भी जाति काम करता रहता है, जाति जो है। इसीलिए संत रविदास ने कहा है कि जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, रैदास मानुष जुड़ न सके जब तक जाति न जात। तो जब तक ये जाति वाली मानसिकता बाहर नहीं आएगी, आप सही प्रतिभा को पहचान नहीं सकते, आप सही निर्णय नहीं ले सकते। तो जरूरी है जब तक जातीय मानसिकता नहीं हटेगा तब तक आप आरक्षण के विरोधी रहिएगा, आप सच्ची विद्वता को आप पहचान नहीं पाइएगा और विद्यालय में बच्चों की भी पहचान जो है आप ठीक से नहीं कर पाइएगा। बच्चा कोई भी हो, सब बराबर है और सबकी अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन जातीय आधार पर उसको अलग अलग कर देंगे तो उसके प्रतिभा के साथ जो है एक प्रतिभा के साथ नाइंसाफी होगा जी। और ये होता रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता रहा है। आज भी विद्यालयों में जिन बच्चों का सरनेम देख के उसको पानी भरने के लिए कहा जाता है, झाड़ू लगाने के लिए कहा जाता है, ऐसी भी बातें सामने आती है। तो ये तो सच है, इस सच से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और शिक्षकों के बीच भी अगर किसी स्कूल में अगर सवर्ण शिक्षक हैं और दलित शिक्षक हैं तो वो एक बोतल में और एक जगह एक गिलास में पानी शायद बहुत जगह नहीं पीते हैं, उनके गिलास भी अलग होते हैं। ये तमाम मसले हैं। बिहार में भी स्कूलों में जाति एक बड़ा मसला है। अगर रिसर्च किया जाए, शोध किया जाए तो बहुत कुछ निकल कर सामने आएगा। वैसे SC ST OBC को आरक्षण वाला कहा जाता है, लेकिन EWS का लाभ लेकर जो ज्वाइन करते हैं, जब नौकरी में आते हैं, लेकिन उनको आरक्षण वाला नहीं कहा जाता है। ये नैरेटिव आखिर बनाता कौन है? तो ललन भगत जी और बैजू जी ने बहुत गंभीरता के साथ बहुत सारी बातें कही हैं और निस्संदेह जो हिंदी पट्टी राज्य है उत्तर प्रदेश या बिहार, इसमें MK स्टालिन जैसा नेता चाहिए, सोशल जस्टिस वाला नेता जो सही में न्याय कर सके SC ST OBC के साथ। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।